हाँ जी बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने देखी थी कि हमारे पास में कंडीशन होती है देयर शुड बी ए कैपिटल एसेट एंड दैट कैपिटल एसेट शुड बी ट्रांसफर्ड, है ना। अब हमें ये देखना है कि सर कैपिटल एसेट एग्जैक्टली है क्या। कैपिटल एसेट मींस, देखो जी, एनी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, ठीक है जी, कोई भी प्रॉपर्टी चाहे इमूवेबल हो या मूवेबल हो, वेदर इट इज रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट, इज अ कैपिटल एसेट। सर ये क्या बात हुई, आपने तो सारी चीजों को कैपिटल एसेट ही कह दिया, ये पेन कैपिटल एसेट है, ये हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है। नहीं, कुछ चीजों को छोड़ करके सब कुछ कैपिटल एसेट है, उसको हम एक्सेप्शन में देखेंगे। लेकिन अभी क्या बोला है जी, एनी प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके की कोई प्रॉपर्टी। अब यहां पे वर्ड लिखा ना एनी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी तो समझ में आती है, क्या ये एक पेन प्रॉपर्टी है? नहीं। लेकिन हाँ, अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात, हाउस की बात करूं तो हाँ ये हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ओके, अगर मैं कहता हूं इंडस्ट्री, अगर मैं कहता हूं लैंड, हाँ ये प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद में कहते हैं, चलिए ये फर्स्ट और फर्स्ट पॉइंट को ये भी हम कंसीडर करते हैं, सेकंड और बी और सी पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि हमारे पास में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल है, रिलेटेड टू बिजनेस है या बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो क्या होगी जी, वो हमारे पास में कैपिटल एसेट होगी, ठीक है। अब इसकी है ना एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है कि कैपिटल एसेट क्या क्या नहीं है। नंबर वन है किसी भी तरीके का रॉ मटेरियल, स्टॉक एंड ट्रेड, या फिर स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल्स, या फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये हमारे कैपिटल एसेट नहीं है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, एक बात बताओ, आपने एक कार खरीदी, आपके लिए वो कैपिटल एसेट हो सकता है अगर आप उसको अपने बिजनेस में यूज करें, है ना जी। लेकिन व्हाट अबाउट होंडा कंपनी, मैं तो डे टू डे लाइफ में मैं कौन हूं, मैं होंडा कंपनी, तो मेरे लिए ये क्या होगी, अगर मैं आपको, मेरी मैन्युफैक्चरिंग थी उस कार की 5 लाख की, मैंने आपको बेच दिया 8 लाख रुपए में, तो मेरे हाथ में कैपिटल गेन है क्या? ये मेरे लिए एक प्रॉपर्टी है? ये तो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है ना, मेरा तो रोज का यही काम है। बात समझ में आई? तो हम क्या कहते हैं जी, हम ये कहते हैं सिंपली, जो चीज स्टॉक इन ट्रेड होती है ना, वो हमारे को बिजनेस इनकम देती है, ना कि कैपिटल गेन होता है, ठीक है ना। डन, ये बात समझ में आई स्टॉक इन ट्रेड की। इसी तरीके से रॉ मटेरियल, मान लो मेरे पास में कोई रॉ मटेरियल था जिसको मैं कंज्यूम करता था एज अ रॉ मटेरियल, या फिर कंज्यूमेबल स्टोर थे। कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होते हैं? कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं हमारे पास में, जैसे हमने ऑयलिंग लिवेंजिंग करनी होती है किसी प्लांटेड मशीनरी की, तो उसके लिए हमने कंज्यूमेबल स्टोर, अब हमारे को मालूम है कि हमारे घर में ये यूटिलाइज होता ही है। मान लो आपके घर में जनरेटर मशीनरी है, जनरेटर है, तो आप उसका ल्यूब्रिकेंट ऑयल अपने पास नहीं रखते हो, क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाती है नहीं जाती है, या फिर जितने भी टाइम में ल्यूब्रिकेंट ऑयल आपका यूज होगा वो एक बहुत कम टाइम पीरियड होगा। लेकिन मैं एक इंडस्ट्री का मालिक हूं, मेरे पास में बहुत सारी जनरेटर मशीनरीज हैं, अब आमतौर पे इसका यूज होता रहता है, तो मेरे को ल्यूब्रिकेंट ऑयल की जरूरत पड़ती रहती है, तो मैंने क्या किया, अपने पास में ऐसा कंज्यूमेबल स्टोर्स वहां पे रख लिया, ठीक है ना। ओके, तो ये कंज्यूमेबल स्टोर्स या फिर रॉ मटेरियल, ये भी हमारे बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं, ये हमारे कैपिटल एसेट नहीं होते, इन पे कैपिटल गेन नहीं आएगा। बात समझ में आई तो बोलना हाँ, नहीं समझ में आई तो बोलना ना। बोलो जी, समझ में आ गया? डन, ओके। अच्छा, अब हमारे पास में है अगला मूवेबल पर्सनल इफेक्ट। ये मूवेबल पर्सनल इफेक्ट का मतलब क्या है, पहले समझो ध्यान से। पर्सनल इफेक्ट का मतलब क्या है? पर्सनल इफेक्ट का मतलब है सर ऐसी चीजें जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में खर्च कर, रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते थे, जैसे मेरी ये घड़ी, मेरा ये चश्मा, मेरी ये शर्ट, ये क्या है? ये मेरे मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट्स का मतलब वो चीजें जिसको मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करता हूं, ये कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन अगर सोचो मैंने कुछ ऐसा किया कि मैंने इस शर्ट के बटन निकाल दिए, और शर्ट के बटन निकाल करके मैंने इसके अंदर 10-10 करोड़ का एक हीरा जड़ दिया और फिर उसको बेच रहा हूं, तो अब बताइए क्या मैंने शर्ट बेची? मेरी बात समझ में आई? वैल्यू किसकी है? वैल्यू शर्ट की है या हीरे की है? भाई ये कपड़ा कितना महंगा होगा? ज्यादा से ज्यादा 500 या 700 रुपए, और वो हीरे करोड़ों के।
उसका मैं यूटिलाइजेशन कैसे करना चाह रहा हूं, यूटिलाइजेशन सिर्फ इस तरीके से करना चाह रहा हूं कि दिखाई दे, देखो मास तो इसका ज्यादा है लेकिन वैल्यू किसकी है, हीरे की है। तो मैंने पर्सनल इफेक्ट के अंदर जब मैंने एक ऐसी महंगी शर्ट बेच दी तो वो शर्ट के नाम से नहीं बिकेगी, वो भी कैपिटल एसेट हो जाएगा। अब पर्सनल इफेक्ट की कुछ क्या है हमारे पास में एक्सेप्शन है, पर्सनल इफेक्ट की एक्सेप्शन है। पर्सनल इफेक्ट खुद क्या है, कैपिटल एसेट नहीं होते, और पर्सनल इफेक्ट की अगर कोई एक्सेप्शन होगी तो उसका मतलब क्या होगा, वो कैपिटल एसेट होंगे। बात समझ में आई? कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इसका मतलब जो चीज कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर थी वो क्या थी, पर्सनल इफेक्ट, और जो चीज पर्सनल इफेक्ट की डेफिनेशन से बाहर है वो क्या है, कैपिटल एसेट है। समझ में आई मेरी बात? तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं सर जो हम कहते हैं कि हमारी पर्सनल इफेक्ट नहीं है? नंबर 1 ज्वेलरी, नंबर 2 आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, नंबर 3 ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। बात समझ में आई कि अगर हमारे पास में ज्वेलरी, अच्छा ज्वेलरी का मतलब क्या होता है सर, सोने की ज्वेलरी नहीं, सोने चांदी किसी भी प्रीशियस मेटल से बनी हुई कोई भी चीज जिसको हम वस्त्र आभूषण की तरह यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं जी, ज्वेलरी कहते हैं। तो ज्वेलरी हमारा पर्सनल इफेक्ट नहीं है, हालांकि हम इसको पर्सनली यूज करते हैं लेकिन फिर भी हमारा पर्सनल इफेक्ट नहीं है। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन, मैंने अपने हाथों की अंगूठी बेच दी किसी को, इनको बेच दी, तो क्या इसके ऊपर कैपिटल गेन होगा अगर मैंने इसको फायदे पे बेचा है तो? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कैपिटल एसेट है। ठीक है जी। इसी तरीके से आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस होते हैं हमारे पास में, जैसे मान लीजिए जी ड्राइंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, पुरानी मूर्तियां होती हैं खुदाई के दौरान निकली, उनकी ऑक्शन हो रही थी, मैंने खरीद लिया जी एक मूर्ति को 5 करोड़ का और अपने घर में इसको मैं यूज कर रहा हूं एज ए वर्क ऑफ आर्ट या फिर कुछ भी, या फिर एक एम एफ हुसैन की पेंटिंग थी या फिर कोई नायाब ड्राइंग थी, कुछ भी हो सकता है, इसको मैं अपने घर में यूज कर रहा हूं, लेकिन घर में यूज कर रहा हूं दैट डजंट मीन, क्योंकि हमें इसकी कीमत का अंदाजा है तो हमने इसको क्या बोला जी, ये कैपिटल एसेट है। तो ये ना आपको दिमाग में रखना ये चीजें कि मूवेबल पर्सनल इफेक्ट के अंदर क्या नहीं आएगा, ये चीजें नहीं आएंगी, ये हमारे पास में जो है वो मूवेबल पर्सनल इफेक्ट नहीं है। कॉपी खोलो, फटाफट से लिखो जल्दी से। ठीक है, चलें आगे। अब देखो अगला है हमारे पास, ये हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। अगला है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो हमारी, लेकिन ना इन इंडिया लिखा हुआ है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज नॉट अ कैपिटल एसेट। ठीक है, याद रहेगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं, ध्यान देना जरा, कि एग्रीकल्चर लैंड ये कैपिटल एसेट है या नहीं है, जल्दी बता दो। है सर। अगर मैं कहता हूं रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो ये कैपिटल एसेट नहीं है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सर ये कैपिटल एसेट है। अगर मैं कहता हूं रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन पाकिस्तान मेरी है, तो बताओ ये कैपिटल एसेट है या नहीं है? है, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है इन इंडिया। बात समझ में आई? तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास में हमें सिर्फ याद रखना है क्या, कि कैपिटल एसेट, वो कैपिटल रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कैपिटल एसेट नहीं है अगर वो इंडिया में है तो। ये बात समझ में आ गई? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट है अर्बन एरिया में। हाँ ठीक है, जैसे हम दिल्ली में हैं, यहाँ पे किसी की अगर खेतीहार जमीन है तो वो क्या होगा सर? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एक कैपिटल एसेट है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर होगी और उसको हम बेच देंगे तो उस पर कैपिटल गेन नहीं आएगा। ऐसा इस वजह से क्योंकि हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ऊपर टैक्स नहीं लेना चाहते, और अगर हम मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर ही आती है ऐसी इनकम भी,
ठीक है जी। तो हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लेना चाहते, टैक्स नहीं लेना चाहते तो कैपिटल गेन भी नहीं लेना चाहते, और कैपिटल गेन नहीं लेना चाहते तो हम उसको कैपिटल एसेट से ही बाहर कर दिया। कैपिटल एसेट से बाहर कर दिया तो कैपिटल गेन नहीं होगा, कैपिटल गेन नहीं होगा तो टैक्स किस पे लगेगा। बात समझ में? ओके। अब सर रूरल लैंड का मतलब भी तो पता करना पड़ेगा ना हमारे को, कि रूरल लैंड का असल में मतलब क्या है। हर लैंड रूरल लैंड थोड़ी ना हो जाएगी। तो ये कहता है कि जी अगर पॉपुलेशन, इस हिसाब से अगर पॉपुलेशन है आपकी, जिस एरिया में आपकी लैंड है वहां पे ये पॉपुलेशन है, ये कितना लिखा हुआ है 10,000 या उससे ज्यादा, कम सॉरी, हाँ 10,000 या उससे कम, ठीक है जी। तो 0 किलोमीटर, यानी कि अगर आपका डिस्टेंस जो है वो किसी म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड से, जिसकी की पॉपुलेशन कितनी है, इतनी है, उससे इतने किलोमीटर की दूरी पे है, तो 0 किलोमीटर पे आपकी जो लैंड है वो क्या मानी जाएगी जी, रूरल लैंड मानी जाएगी। अगर मतलब ये लिमिट्स तुम्हें ध्यान रखनी है, 2 किलोमीटर कब, जब 10,000 बट नॉट मोर देन 1 लाख, फिर उसके बाद में 1 लाख और उससे आगे 10 लाख। ये पॉपुलेशन के हिसाब से। आपको एग्जाम इतना तंग नहीं करेगा, आपको एग्जाम इतना परेशान नहीं करेगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप इसको जो है अपने पास लिख लीजिए। अच्छा, ये तो हमारा रूरल लैंड का मतलब हो गया। अब है हमारे पास में एक एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड को एग्रीकल्चर लैंड तब कहते हैं जब आपने इसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज किया हो कम से कम 2 साल पहले। कब से? बेचने से। मैं आज बेचने जा रहा हूं और मैं कहता हूं जी मेरा जो एसेट है वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, तो कहते हैं ठीक है जी, आपने इसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज किया था, क्या सच में आपने इसके ऊपर बीज बो के और खेती की थी? अगर की थी तो ये एग्रीकल्चर लैंड है, अदरवाइज नहीं है। और कब से करनी है? बेचने से कम 2 साल पहले से। आप 3 साल पहले से कर रहे थे, आप 3 साल पहले से कर रहे थे, हाँ सर ओके। 2 साल पहले से कर रहे थे, हाँ सर ओके। लेकिन रिसेंटली आपने 1.5 साल पहले इस लैंड को परचेज किया था और खेती करना शुरू किया था, आज फिर आप इसको बेचना चाहते हो, तो ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानी जाएगी। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में कब आएगी? जब वो कम से कम 2 साल पहले से खेती के लिए यूज की जा रही है। कोई शक? चलो जी आगे देखते हैं। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, इसको अपने नाम से ही याद करना है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशू किए गए थे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 के अंदर, ठीक है जी। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स क्या होते हैं हमारे पास में? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स होते हैं जो कि क्या नाम है, जैसे गोल्ड का दाम बढ़ता है या घटता है ना, तो इनका भी गोल्ड का दाम घटता है या बढ़ता है। एज ए सिक्योरिटी ऑफ गोल्ड ये क्या नाम है, इशू किए जाते हैं। तो आपको सिर्फ नाम से याद रखना है क्या? अब 4 चीजें हैं जो अपने पास में कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है। और पहला क्या हमारे पास में, ये देखो, पहला है हमारे पास में क्या, स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल स्टॉक इन ट्रेड या फिर कंज्यूमेबल स्टोर। दूसरा मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स। तीसरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड। और चौथा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, ठीक है ओके। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स को आपको याद रखना है कि ये कैपिटल एसेट नहीं होता। बाकी इसके फीचर में जाने की जरूरत नहीं होती कि सर ये क्या होते हैं, किसने इशू किए, कब इशू किए, बात खत्म। हमने कहा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, क्योंकि वो सब लॉ के अंदर आता है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, यहाँ पे उसका कोई रेलेवेंस नहीं कि मैं उसके फीचर्स आपको बताऊं, ठीक। अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से। हमारे पास में कैपिटल गेन जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक तो होता है सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किससे होता है सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से होता है। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बाय शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट आर द एसेट्स, आर द कैपिटल एसेट्स which is not long term capital asset। ठीक है जी। और सर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होती है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स आर कैपिटल एसेट हैविंग period of holding more than 36 months। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन से होते हैं? जिसको कि होल्ड करता हूं मैं, एक प्रॉपर्टी है, ओ सॉरी प्रॉपर्टी नहीं बोल रहा, मान लो शेयर्स भी नहीं बोलूंगा, लैंड भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये एक्सेप्शंस के अंदर आते हैं। अभी बताता हूँ क्यों का, अभी पता लग जाएगा। उसमें 24 मंथ्स होते हैं। मान लो मेरे पास एक कैपिटल एसेट है, छोड़ो ना क्या है उसमें क्या रखा है, मान लो मेरे पास जनरल एक कैपिटल एसेट है और मैंने उस कैपिटल एसेट को अपने पास होल्ड किया है 36 मंथ से ज्यादा, तो वो क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अगर मैंने उसको 25 मंथ्स होल्ड किया है तो क्या है जी? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। सर दोनों में फर्क क्या है? रेट्स का फर्क है, टैक्स रेट अलग होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के अंदर ना कॉस्ट इन्फ्लेशन, सीआईआई का बेनिफिट of CII is available। जो CII लगाया था ना हमने, वो किस में लगेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। लेकिन अब एक बात लिखने जा रहा हूं जिससे आपकी परेशानियां और बढ़ेंगी, बट नॉट इन केस ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। मजा आया? इसमें भी एक्सेप्शन। कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया। करना पड़ेगा भाई, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ये शेर नहीं है, गाना है, पुराना गाना है, ठीक है? उसको सुना करो। जब भी पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओ तो ये गाना हमेशा सुनो। ये मैं भी अपने फाइनल लेवल पे सुनता था, ठीक है? अच्छा है, कोई बात नहीं, आपको सब याद हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज के साथ ना हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। जैसे ही हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, वो चीज पक्की हो जाती है। और एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम घर जाके कर लेते हैं ना, उसके ऊपर फिर तो किसी को दिमाग से कोई निकाल ही नहीं सकता उस चीज को, ठीक है? ओके, ठीक है? तो परेशान नहीं होने का बिल्कुल। ये बहुत थोड़े से होते हैं एक्सेप्शन जो होते हैं इसके, लेकिन मैं चाहूंगा आप इसको फटाफट से बना लो जल्दी से। हाथ बांध के मत बैठ जाया करो बार बार, सर्दियों का समय थोड़ी है। जल्दी जल्दी नोट करो। आओ अब एक चीज और लिखवाता हूं तुम्हारे को ना। अब देखो ध्यान से सुनना कि ये ठीक है कि जिस एसेट का एसेट हैविंग पीरियड ऑफ होल्डिंग
more than 36 months are known as long term capital asset, but not in all case. यानी कि कभी कभी ऐसा होगा कि ये 36 महीने की जगह हमें कुछ और महीने पढ़ने होंगे, यानी कि बट इन नॉट इन ऑल केसेस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को 36 महीने काट करके 12 महीने या 24 महीने कंसीडर करने होंगे। बात समझ में आई? कुछ कैपिटल एसेट ऐसे हैं जो 12 महीनों के बाद ही लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, और कुछ कैपिटल एसेट ऐसे हैं जो 24 महीने बाद लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। कुछ कैपिटल एसेट ऐसे हैं जो 36 महीनों बाद लॉन्ग टर्म होते हैं। बात समझ में आई? चले फिर देखें उसको। आओ, ये देखो यहां क्या लिखा हुआ, टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। अब उसका एक्सेप्शन है, जो मैं अभी बोल रहा था ना 24 या 12 महीने देखना पड़ेगा। तो देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है हमारे पास में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 12 मंथ्स। यहाँ पे क्या है, ये 12 महीने। कौन कौन से हैं ये कैपिटल एसेट? सुनो जी, लिस्टेड इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर ऑफ अ कंपनी। आपको कोई शेयर्स की बात करे, आप हमेशा यही सोचेंगे कि वो लिस्टेड शेयर्स, ठीक है जी, अनलिस्टेड नहीं सोचेंगे। तो लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर अगर खरीदे या बेचे जा रहे हैं, ठीक है जी, तो उसमें क्या हो जाएगा जी, वो हम कितना पीरियड ऑफ होल्डिंग, लॉन्ग टर्म के लिए कितना पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करेंगे 12 महीने। लिस्टेड सिक्योरिटीज, डिवेंचर या बॉन्ड्स अदर देन यूनिट्स। अदर देन यूनिट्स का मतलब क्या हो गया, यूनिट्स के ऊपर 12 महीने नहीं देखने हम, यूनिट्स के ऊपर 12 महीने नहीं देखने हमने अभी के लिए, नहीं सॉरी 12 महीने को छोड़ो, मैं ये कह रहा हूं लिस्टेड सिक्योरिटी। तो अब यहाँ पे एक चीज आ गई, देखो मैं सबको कंबाइन कर सकता हूं। सर सिक्योरिटी में हम कितनी सिक्योरिटीज को जानते हैं? शेयर्स में 2 तरीके के शेयर्स को जानते हैं, दोनों कवर हो गए, इक्विटी और प्रेफरेंस। दूसरे में हम जब सिक्योरिटी के ऊपर आते हैं तो डेप्ट पे आते हैं, मतलब डिवेंचर्स, और हम आते हैं बॉन्ड्स में। लेकिन सिक्योरिटी एक और तरीके की भी होती है, यूनिट्स। यानी कि यूनिट्स के केस में हम यहां पे इस लिस्ट में नहीं आ रहे। सिक्योरिटी जो होती है ना कई तरीके की होती है। क्या क्या होता है जी? शेयर होता है, डिवेंचर होता है, बॉन्ड्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। म्यूचुअल फंड्स कुछ और नहीं होते, सिर्फ इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है, शेयर्स और डिवेंचर्स का, सबका। तो यूनिट्स यहां पे अदर देन यूनिट्स लिखा हुआ है, यानी कि डिवेंचर और बॉन्ड्स को लेना है हमने, यूनिट्स को अभी के लिए नहीं लेना, क्योंकि हम थर्ड पॉइंट में उसको ले रहे हैं फिर से। सर ये क्या बात हुई, फर्स्ट सेकंड में आपने सेकंड में छोड़ा, थर्ड में पकड़ लिया। थर्ड में सिर्फ किसको पकड़ा है? यूनिट्स ऑफ यूटीआई। समझ में आई बात? देखो मैं ये कहता हूं यूनिट्स, तो मैं क्या बोलता हूं, आप क्या ले लो 12 महीने से ऊपर में अगर हमें चेक करना है तो क्या आएगा? शेयर आएंगे, हर तरह के शेयर, लिस्टेड वाले आएंगे सर। डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, हाँ सर लिस्टेड वाले आएंगे सर। बॉन्ड्स आएंगे, हाँ सर लिस्टेड वाले आएंगे सर। यूनिट्स आएंगे। अब यहां जाकर के मैं थोड़ा चूजी हो जाता हूं, मैं कहता हूं देखो यूनिट्स तो आएंगे, लेकिन सबके यूनिट्स नहीं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। बात समझ में आई? तो सिर्फ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट्स हमें इस लिस्ट के अंदर 12 महीने वाली लिस्ट के अंदर ढूंढ देखने हैं। और साथ में एक देखना है जी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है? पहले तुम्हें यह पता कि म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है, मान लो जी मैं इनसे ना पैसा लेता हूं, मैं कौन हूं? एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग कौन? मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, इनका नाम सुना आप लोगों ने? ब्रोकरेज कंपनीज होती है ये ना, डिपॉजिटरी की तरह से काम करती हैं, आपके सिक्योरिटीज को, आपके शेयर्स को, डिवेंचर्स को, क्या नाम है, डिपॉजिटरी जो होता है डीमैट अकाउंट के अंदर होल्ड करता है।
और ओपन मार्केट में आप फिर इससे सेल कर सकते हो। यानी कि अगर ओपन मार्केट में एनएससी या बीएससी में आपको बेचना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको अपने शेयर्स को ओपन मार्केट में बेचना है तो आपको एक डिपॉजिटरी की जरूरत पड़ेगी। यानी कि ये लोग आपके क्या नाम है डीमेट अकाउंट के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का शेयर्स का के लिए अकाउंट होता है, उस अकाउंट के अंदर आपको आपके शेयर्स को होल्ड करते हैं और जब आप जैसा ऑर्डर देते हो वैसे ये बेच देते हैं आगे और आपके लिए खरीद भी लेते हैं। मतलब दे आर लाइक योर एजेंट्स इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटीज। ओके सर, डन। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं, मैं ना आपको ये कहता था पहले, मैंने इन भाई साहब से ना पैसे ले लेता था, मैं कहता था कि ना फलानी कंपनी के VRL लॉजिस्टिक्स के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं सर, शेयर्स खरीद लो। अच्छा, VRL लॉजिस्टिक्स के शेयर्स अगर ऊपर गए तो ये रेल में, वरना ये जेल में। बात समझ में आई? अगर शेयर्स, क्योंकि इसके पास तो एक ही तरह का शेयर्स है ना। अब ना नई स्कीम मैंने निकाली जिसका कि नाम रखा मैंने म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर आप मेरे को ना अपना 10 लाख रुपया दे दो और ये पैसा आपका डूबेगा नहीं। कहता ये पिछली बार भी आपने मेरे को कहा था, लेकिन आपने मेरे शेयर्स में लगवा करके ना पैसे डुबवा दिए, खराब हो गए मेरे पैसे क्योंकि उसका दाम नीचे आ गया था। मैंने कहा टेंशन मत लो, अब की बार मेरे पास एक नई स्कीम है। मैंने कहा कहता बोलो क्या स्कीम है। मैंने कहा स्कीम ये है कि ना मैं आपको ना अच्छी चलने वाली कंपनी के शेयर्स दिलवा दूंगा, इक्विटी भी प्रेफरेंस भी, किसी कंपनी के डिवेंचर्स दिलवा दूंगा, किसी के बॉन्ड्स दिलवा दूंगा, मतलब डाइवर्सिफाई कर दूंगा आपके पैसे को। दैट इज नोन एज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट ए मिक्सचर ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज। यानी कि मैंने इसके शेयर्स, इसका पैसा लेकर के कुछ शेयर्स में खरीद डाल दिया, कुछ प्रेफरेंस में, कुछ इक्विटी में, कुछ डिवेंचर्स में, कुछ, अब सारे एक साथ तो नहीं गिरेंगे ना, कुछ चढ़ेंगे कुछ गिरेंगे, तो एवरेज ऐसा होता है जिसमें मैं मेरी नॉलेज की वजह से इनको ये गाइड करता हूं कि सर ये वाला म्यूचुअल फंड आप ले लो। यानी कि यहाँ पे मिक्स एंड मैच, हाँ ठीक है जी, मिक्स एंड मैच के अंदर हम लोग क्या नाम है काम कर लेते हैं। तो स्कीम आजकल चल रही है और ये शॉर्ट टर्म के अंदर बढ़िया भी होती है, क्योंकि आजकल लोगों के अंदर पेशेंस नहीं रहा कि वो 25 साल के लिए होल्ड करें किसी शेयर में, ठीक है ना। वैसे करना हो तो SBI को करना, LIC भी आकर के नीचे आ गया 550 के आसपास चला गया। खैर चलो वो बात की बात है, फिर किस दिन बात करेंगे। तो मेरी बात समझ में आई? ये म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर अब हमारे पास में लिखा हुआ है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। जिस म्यूचुअल फंड में इक्विटी शेयर की वैल्यू, इक्विटी की वैल्यू 65% या उससे ज्यादा होती है, तो 60 लिख दिया मैंने, 65% से ज्यादा होती है, दैट इज नोन एज इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। समझ में आई मेरी बात? तो म्यूचुअल फंड क्या है ये मैंने बताया, फिर साथ में ये बताया कि उसको लीड कौन कर रहा है, इक्विटी शेयर्स कर रहे हैं। तो जब हमारे पास इक्विटी की तादाद ज्यादा होगी तो ये क्या बन जाएगा, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। हम पढ़ क्या रहे थे जी, following are the capital asset, these are the capital assets which will become long term capital asset if exceeds time period for the months of 12 months or more, done। तो उसके अंदर हमारे पास में क्या है, all listed securities। अब देखो शॉर्ट में याद करा रहा हूं ना, ऐसे तो ये नंबर बनाए हुए हैं मैंने, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में याद कर देना, ऑल लिस्टेड सिक्योरिटीज। अच्छा ठीक है सर, लेकिन क्या नहीं, यूनिट्स को अलग कर लो। यूनिट्स को अलग करके क्या करोगे सर, यूनिट सारे नहीं, सिर्फ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। फिर उसके साथ में हमने याद कर लिया मिक्स एंड मैच सबका। मिक्स एंड मैच को क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड। और कौन सा वाला म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल। याद हुआ चीज? अच्छा, लास्ट में जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं, ये LIC ने सबसे पहले 1992 के अंदर स्कीम निकाली थी। इसके अंदर क्या था, मैंने इनको बोला, मैंने कहा जी मेरे से ना आप मेरे को ना भी 100 रुपए दे दो और ना आप रिटर्न के बारे में मेरे से पूछना मत, मतलब रिटर्न के बारे में मत सोचना, रिटर्न इज 0%। लेकिन जब आप रिडम्पशन के लिए आओगे ना, आओगे कब, 25 सालों बाद आना, और मैं 100 रुपए की जगह आपको ना 10,000 रुपए दूंगा। ये स्कीम थी। लेकिन कोई भी है ना 25-25 सालों के लिए, 20-20 सालों के लिए ना जीरो कूपन बॉन्ड आजकल खरीदता नहीं है, तो नहीं चलती ये स्कीम। अगर कोई खरीदे
तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको ये कहेंगे कि सर आपका जीरो कूपन बॉन्ड लॉन्ग टर्म नेचर में कब आ चुका है जी, 12 महीने के बाद आ चुका है। सर ये 12 महीने हो, 24 महीने हो, 36 महीने हो, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है मालिक। सीआईआई का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। कोई शक? चले आगे। अच्छा सर यही चीजें अगर हमारे पास में अनलिस्टेड मोड में हो, अनलिस्टेड इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, बीइंग लैंड और बिल्डिंग बोथ, या फिर बोथ, तो उसको हम क्या देखेंगे जी, 24 महीने देखेंगे। सर हाउस प्रॉपर्टी भी होगा ना इमूवेबल? हाँ हाउस प्रॉपर्टी होगा इमूवेबल के अंदर। और एक बात और बता दूं, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन, लैंड एंड बिल्डिंग बोथ आर सेपरेट कैपिटल एसेट्स। ये अमेंडमेंट है, बात समझ में आई? लैंड और बिल्डिंग अलग है, लैंड और बिल्डिंग अलग अलग कंसीडर करना होगा। अगर आपने बेचा है, अब ये जब केस आएगा ना, जब इसका सेक्शन बोलेगा तब मैं अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि सेपरेटली करके देखना है, लैंड अलग है, बिल्डिंग अलग है। बिल्डिंग इज अ, सर सुनो, बिल्डिंग इज अ डेप्रिशिएबल आइटम, लैंड इज नॉट अ डेप्रिशिएबल आइटम। तो हमारे को अलग अलग करना पड़ेगा ना, एक के दाम ऊपर जा रहे, एक के दाम नीचे आ रहे, तो अलग अलग करना पड़ेगा ना हमारे को। डेप्रिशिएबल आइटम का कैपिटल गेन अलग तरीके से निकलता है। ओके, बात समझ में आई? ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं जी, हमने ना ये पढ़ा अभी तक कि सर हमारे पास में इनको छोड़ करके कोई और कैपिटल एसेट होगा, कितने महीने चेक करोगे? 36 मंथ्स। और अब मेरे को बताओ लिस्टेड सिक्योरिटीज में कितने महीने चेक करोगे? 12 महीने। किसको छोड़ करके? यूनिट्स को छोड़ करके, क्योंकि यूनिट्स किसके 12 महीने चेक करने हैं? यूटीआई के। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को 12 महीने चेक करेंगे। ठीक है जी, उसके आगे लिस्टेड या अनलिस्टेड कुछ नहीं लिखा, वो होता ही लिस्टेड। ठीक है जी, तो और साथ में क्या है जी, जीरो कूपन बॉन्ड हो गया यार 12 महीने वाले, और 24 महीने वाले में है ही कुछ नहीं। अनलिस्टेड शेयर्स कौन से वाले? इक्विटी या प्रेफरेंस वाले। और एक क्या सर, हमारी प्यारी हाउस प्रॉपर्टी, बस। और इनके अलावा बाकी सब पे 36 महीने, बात ही खत्म, डन। कोई शक? ना 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 ना, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को तभी होगा जब वहां पे 65% से ऊपर इक्विटी होगा। अगर सिर्फ म्यूचुअल फंड लिखा हुआ होता ना, तो फिर वो इसके 12 महीने से बाहर में आ जाता, 36 महीने में आ जाता। जनरल रूल तो 36 है। ठीक है सर, अगर सिर्फ म्यूचुअल फंड होता है तो फिर पैसा कहाँ लगाते हैं? मतलब अगर सिर्फ म्यूचुअल फंड होता है तो प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं या शेयर्स में? शेयर्स और सिक्योरिटीज ही होती है म्यूचुअल फंड। ठीक है जी, याद रहेगा? ओके, देखो जैसे ही हमारा एक कॉन्सेप्ट खत्म होता है तो हम तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। हाँ वो लिखना है, हाँ सॉरी मैं तो भूल गया, बताओ जल्दी जल्दी लिखो। हाँ जी, अब सीआईआई के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर सीआईआई का बेनिफिट मिलता है। ये सीआईआई टेबल दी हुई है। अब ना जिंदगी में सिर्फ एक ही अटेम्प्ट में ऐसा हुआ कि सीआईआई टेबल नहीं दी हुई थी। सीआईआई नंबर, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर हमें पेपर में नहीं दिया हुआ था। एक ही अटेम्प्ट में हुआ आज तक ऐसा। मतलब मैं नहीं कह रहा तुम इसको याद करो, पेपर में दिया हुआ होता है, लेकिन एक बार ऐसा धोखा हो चुका। बस आगे अब तुम समझदार हो। ठीक है, अब जरा जल्दी से इसको बना लो, फटाफट से अपनी कॉपी में लिख लो। नहीं, याद करने का कोई तरीका नहीं है इसको। मतलब ये मत सोचना कि ये इससे इतनी दूरी पे है, ये इससे इतनी दूरी पे है। कुछ भी नहीं करना, मत करना, याद नहीं करना इसको, ये पेपर में दिया हुआ होता है। बस हम क्वेश्चंस कर सकें इसलिए तुम अपनी कॉपी में इसको लिख लो, क्योंकि एट प्रेजेंट तुम्हारे पास में अभी अवेलेबल नहीं है बुक। तो ये मैं तुमसे पूछा करूंगा क्वेश्चन करते समय कि भाई सीआईआई बताओ।
हाँ जी लिखो, मिस्टर एक्स परचेज 5,000 shares of ABC company at the rate 10 each. ठीक है जी. He sold 3,000 shares. अच्छा वो ईच के आगे लिख देना एज ऑन 1/4/2014. He sold 3,000 shares at the rate 25 each as on 30th September 2019. ओके, पहले तो बताओ पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन कितना चेक करूं, 12 या 24? 12. क्यों? क्योंकि unless and until not given in question we will assume that it is listed shares. ठीक है ना? Okay, don't be confused. Okay, now he paid commission to broker at the rate 1% of sales consideration. Compute capital gain. Compute income from capital gain. हाँ जी, अब एक बात बताओ, नंबर 1 देयर शुड बी ए कैपिटल एसेट. यस ऑफ कोर्स, ये एक कैपिटल एसेट है और ट्रांजैक्शन ट्रांसफर हुआ है, ट्रांजैक्शन रिगार्डेड एज ट्रांसफर. ठीक है जी, और बेनिफिट पे हुआ है, और बेनिफिट पे हुआ है और ये चार्जेबल टू टैक्स भी है. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे जी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर सो एंड सो. सो एंड सो क्या अब तो है हमारे पास में ना, तो क्या होगा इसका असेसमेंट ईयर? नेक्स्ट ईयर होगा ना, सितंबर 19 है ना, तो 19-20 में ये बिकी है, तो 20-21 में टैक्सेबल होगी. टैक्स तो नेक्स्ट ईयर पे करते हैं ना, एक साल हम कमाते हैं. In the year in which we are earning income is known as previous year, and in the year in which we are liable to pay tax, that is assessment year. So we need to assess the income of our capital asset. Okay fine, ठीक है जी. तो अब हम लिखते हैं सबसे पहले, तो क्या हम फॉर्मेट वही फॉलो करेंगे अपना, सेल्स कंसिडरेशन. कितने का था जी बोलो? 75,000. 3,000 इंटू 25. अच्छा जी, रिलाइजेबल एक्सपेंडिचर 7,75,000 का 1%, 750 रुपीज. कितना हो गया ये? 74,250. अच्छा, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? सर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि 12 महीने से ऊपर है, होल्ड किया था हमने, तो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन मिलेगा. अब बताओ कितना हो गया, मतलब इंडेक्स्ड वैल्यू तो चलो मैं बता देता हूं. ऊपर क्या लिखते हैं हम? सेल ईयर का. सेल ईयर कौन सा है इसका? सेल ईयर है 19-20. 19-20 का CII कितना था?
289 ये लिखा है 289। और नीचे परचेज ईयर का, परचेज ईयर कितना कब है इसका? 14-15। तो 14-15 का है 240। यहां बताओ कितना अमाउंट? 50,000 रुपीज। गलत जवाब। नालायको, 50,000 बोल रहे हो तुम, इसका मतलब सारे शेयर बेच दिए। 5,000 में से 3,000 ही बिके हैं। ओ माय गॉड, देखा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। घटवा दी ना मैंने। तुम्हें तब भी डाउट नहीं हुआ मुझ पे जब मैं सिर्फ CII को लिखने में लग रहा था कि सर पहले अमाउंट क्यों नहीं लिख रहे? डाउट नहीं हुआ तुम्हें मेरे पे? मैं गलत करवाना चाहता मैं गलत करवाना चाहता था तुम्हारा, ताकि तुम इसमें 50,000 लिखो। बेटा बिके सिर्फ 3,000 हैं, तो 3,000 इंटू 10 30,000। कितना हो गए? 36,125। ये माइनस कर देंगे। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो है ही नहीं, और शेयर्स में हो भी नहीं सकता। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये हम कर देंगे सर निल। तो ये आ जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना आ गया बताओ? कैलकुलेट करके बताओ, माइनस करके। 250 में से 125 किया तो 125 बचा, और 38,125। ओके, कोई शक? समझ में आ गई बातें? अच्छा, आओ पढ़ें एक कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हम लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2012। फेयर मार्केट वैल्यू FMV हाउस प्रॉपर्टी में भी तो पढ़ा था। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001। अब ये क्या कहता है पहले सुनो। if a capital asset acquired या फिर परचेज्ड और कंस्ट्रक्ट prior to 2012, ओके, नंबर 1 शर्त क्या? अगर एक कैपिटल एसेट परचेज या कंस्ट्रक्ट किया गया है कब से पहले? 2001-2 से पहले, एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001-2 is given in question, ओके सर। दूसरी कंडीशन नंबर 3, which is more than its actual cost of acquisition, मतलब कि परचेज, then fair market value of 2001-2 shall be treated as cost of acquisition of capital asset। बात समझ में आई
कि मैंने क्या बोला, शॉर्ट में बोलूं तो सर अगर तुम्हारे पास में कैपिटल एसेट है जो कि आपने एक्वायर किया है 2001-2 से पहले और क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू 2001-2 की दी हुई है जो कि ज्यादा है किससे, उसकी एक्चुअल परचेज प्राइस से, तो हमें एक्चुअल परचेज प्राइस को इग्नोर करके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेनी है जी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001। अब ये प्रोविजन कब डिफीट हो जाएगा, जब वो मार्केट वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू कम होगी। तो आप ये कह सकते हो if fair market value of 2001-2 is given in question, then whichever is higher shall be treated as cost of acquisition between which, between what, between actual purchase price और FMV of 2001। कोई शक, लिख लो फटाफट। एक नीचे चीज और लिख लेना, नोट। एनी इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर, इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है जी, कंस्ट्रक्शन। एनी इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर प्रायर टू 2001-2 shall be totally ignored। समझ में आ गई ये बात। अगर कोई इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर, कोई कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देती है ऐसे कैपिटल एसेट में जो कि एसेट प्रायर टू 2001-2 परचेज किया गया था, तो ऐसे इंप्रूवमेंट या कंस्ट्रक्शन को आप क्या कर देंगे जी, इग्नोर कर देंगे क्वेश्चन में। अब देख लो, मैंने ये दोनों रूल तुम्हें समझा दिए, एक क्वेश्चन बना करके दूंगा 2-3 क्लासों बाद जिसमें ये दोनों पॉइंट डाल दूंगा और उसके बाद में तुम गलत करके दिखा दो। आई चैलेंज, क्योंकि हम तो सर घर जाकर के बैग वैग उठा के फेंक देते हैं, अपना कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से, है ना। तो फिर जब हम ये कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं और फिर बाद में ना हम ब्लेम गेम खेलने लग जाते हैं, अरे ये हुआ था, अरे सर ने ऐसे पढ़ाया था, अरे वैसे पढ़ाया था, अरे मेरी शादी आ गई थी बीच में, मतलब मेरी नहीं, मैं किसी की शादी में चली गई थी, अरे ये हो गया था। एक्सक्यूजेस देते हो खुद को, जबकि सच्चाई सबको पता होता है। एक बात बताऊं, जो बंदा रिस्पॉन्सिबल बनेगा ना लाइफ में अपनी फेलियर्स के लिए, सक्सेस के लिए तो हम सारे रिस्पॉन्सिबल अपने आप को ठहरा देते हैं, लेकिन जो इंसान अपनी फेलियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना सीख जाता है ना, वो लाइफ में फेलियर होना बंद हो जाता है, फेल होना बंद हो जाता है। सबसे पहली चीज क्या होती है, रियलाइजेशन। रियलाइज करो हमने गलत किया, हमने गलत किया है तो हम सही करें। अगर आपको रियलाइज ही नहीं होता तो फिर तो बात ही खत्म। ऐसे ही आते रहेंगे, पहले रक्षाबंधन, फिर 15 अगस्त, फिर जन्माष्टमी, अभी थोड़े दिन में कुछ और आ जाएगा। हिंदुओं का देश है भाई, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हर एक हफ्ते में कोई ना कोई त्योहार आएगा। अभी तो हम कितने त्योहार मनाते नहीं हैं यहाँ, फिर मेहमान आ जाते हैं, कभी बुआ आ जाते हैं, कभी मामा आ जाते हैं, कभी कोई, हम उनके साथ में लग जाते हैं और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और एक दिन जब हम सोच रहे होते हैं कि हमने लाइफ में क्या किया, आ जा यार अब तो तूने मेरे को बर्बाद किया, अब तो तू मेरा साथ दे, तो वो कहता है नहीं यार, मैं तेरी सक्सेस में तेरा साथी बनता, तेरी फेलियर से मुझे कोई लेना देना नहीं। समझ में आई बात, ये यथार्थ है जीवन का। अच्छा खैर, ये बात समझ में आ गई जी, कोई शक तो नहीं है इसमें। आ जाओ अब इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को एक क्वेश्चन के माध्यम से पक्का कर लेते हैं। लिखो जी, मिस्टर एक्स परचेज अ हाउस प्रॉपर्टी। कैसे क्वेश्चन, ये सिंपल पता है क्यों लगते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने ताजा ताजा उसको पॉइंट को पढ़ा, वो हमारे दिमाग में है, लेकिन यही चीज हम गलत कर देते हैं। अभी अभी एक मुजाहिरा दिखाया ना मैंने तुम्हें, मुजाहिरे का मतलब होता है एग्जाम्पल, वहां पे 50,000 बोला ना तुमने, जबकि वो चीज कितनी कॉमन सी थी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी।
आसान तब तक ही लगता है जब तक हम प्रोविजन हमारे दिमाग में रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आएगा बड़ा वाला, लेकिन वो बड़ा सिखाने के लिए मेरे को 4 स्टेप सिखाने पड़ेंगे, और 4 स्टेप सिखाने के लिए हर एक स्टेप पे एक प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। जब मैं नहीं करूंगा, करके दिखाऊंगा, तो तुम कैसे कर लोगे? इसलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाता हूं, बाद में एक मजेदार क्वेश्चन बनाता हूं। जैसे अभी तुम्हारे पास में, ध्यान से सुनना, अभी मैंने यहां पे डाल दिया हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर डाल दो, हाउस प्रॉपर्टी की जगह में डाल दूं यूनिट्स, और यूटीआई ना लिखूं, और उसको मैं 3 महीने के अंदर बेच दूं, बोलो, और तुम सामने से दे दो उसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट, या 13 महीने में बेच दूं और तुम दे दो, तो वही पॉइंट जो इजी लग रहा था ना, वही डिफिकल्ट बन जाता है। वो डिफिकल्ट क्यों बन जाता है? क्योंकि हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है, हमें ये याद नहीं रहता कि सर ने यूनिट्स ऑफ यूटीआई बोला था या फिर सिर्फ यूनिट्स बोला था। बात समझ में आई? इजी दिखता है तब तक जब तक प्रोविजन दिमाग में है। जब प्रोविजन दिमाग से निकलेगा, और प्रोविजन दिमाग से कब निकलेगा? प्रोविजन दिमाग से तब निकलेगा जब लंबा समय हो जाता है। इसलिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग योर कॉन्सेप्ट्स ऑन डेली बेसिस, स्पेशली फॉर टैक्सेशन। और ये वो कोर एरिया है तुम्हारा जिसमें कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को महारत होनी ही चाहिए। अच्छा, आ जाओ। तो मिस्टर एक्स परचेज हाउस प्रॉपर्टी फॉर रुपीज 5 लाख एज ऑन 1/4/1992, 1992, 2092 मत समझ लेना इसको, क्योंकि वो तो अभी तक आया ही नहीं, ठीक है ना। तो 1/4/1992 को इसने हाउस प्रॉपर्टी परचेज की थी। दिखाई दे रहा है कि प्रायर टू 2001-2 है। अच्छा जी, ही कंस्ट्रक्टेड फॉर रुपीज 1 लाख ईयर 96-97 एंड रुपीज 2 लाख ईयर 2005-06। अब दिखाई दे रहा है तुम्हारे को कि कौन से वाले को इग्नोर करना है? सर 1 लाख रुपए को इग्नोर करना है, क्योंकि अभी अभी आपने क्या बताया, एनी कंस्ट्रक्शन प्रायर टू 2001-2 शैल बी टोटली इग्नोर। इंप्रूवमेंट, कंस्ट्रक्शन एक ही बात है। ओके सर, तो 2 पहले पॉइंट इसके अंदर आ गए। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001-2 of house property was rupees 15 lakhs। बोलो जी, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, 5 लाख या 15 लाख? सर 15 लाख, विच एवर इज हायर, है ना। he finally sold it for rupees 70 lakhs in the year 2016-17 for rupees, for तो लिख ही दिया ना, ठीक है जी। कमीशन in connection of sale was 2% of sales consideration। Okay, just do it on your own। ऊपर आंख मत करना, प्रोजेक्टर की तरफ, स्क्रीन की तरफ मत देखना, ठीक है। मैं कर रहा हूं, तुम भी अपना करो, कोई एक दूसरे को चीट नहीं करेगा।
बिल्कुल पेज पीछे मत पलटो, बेशक गलत कर दो। $70 का 2% कितना हो गया? हाँ 1,40,000। सर अभी तो आपने कहा था कोई चीट नहीं करेगा, फिर आप हमें चीट क्यों कर रहे हो? तो ये हो गया कितना? 68 लाख होगा। ये कितना हुआ बताना जरा? 68,60,000 नेट कंसिडरेशन। CIA लगेगा बेटा, क्यों नहीं लगेगा? मैंने कब मना किया? 24 महीने से ऊपर था। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख रुपए इसकी परचेज प्राइस लेना है हमने, और CIA सेल वाला यानी कि 16-17 वाला, 16-17 का CIA है 264। अब देखो तुम्हें ना एक दिक्कत आएगी, परचेज वाला CII तुम्हारे पास है ही नहीं, तो क्या करेंगे? जो सबसे पहले वाला होगा ना 100, वो ले 2001-2 का, क्योंकि वैसे भी वैल्यू भी वो 2001-2 की ही थी ना, तो ये 100 ले लिया हम। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2 लाख लेनी है, 1 लाख वाली तो इग्नोर करनी है। ऊपर सेल वाला, नीचे कंस्ट्रक्शन वाला। कंस्ट्रक्शन कब की थी हमने? 5-6 में की थी ना मेरे ख्याल। हाँ 5-6 में की। 5-6 का है 117। तो ये आ गया हमारे पास में लॉन्ग टर्म कैपिटल। बताना ही अमाउंट्स बताना भाई। ये 39,60,000 45,12,802। अच्छा ये कितना हुआ? 244,87,18। ओके, चेक कर लो जी अपने आंसर। और नीचे नोट लिखो, FMV, concept of FMV 2001-2 shall applicable on it. Number 2, we have to ignore any construction prior to 2001-2। 2 नोट नीचे लिखोगे आप। ऑनलाइन वाले बच्चों को कुछ पूछना है? बताओ, समझ में आई मेरी बात जो मैंने बोली? ये फेस टू फेस वालों के कान तो मैं खींच देता हूं साथ के साथ ही। बोलो बेटा। ओके, they said they got it। ठीक है जी, कोई शक? कुछ पूछना है किसी ने? That's all for today। यहीं रोक रहा हूं, लेकिन ये जितने भी टॉपिक आज बताए हैं सभी भाई बहन और माताओं से ये आग्रह है कि घर जाके इसको रिवाइज जरूर कर लेना। सर ये था ना 1 लाख